इस वीडियो में बच्चों मैं आपको कंप्लीट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं और साथ ही साथ आपको इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अपने सीयूटी एग्जाम में किस तरीके से करने हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ काफी सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन रहती है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अगर हम ऑप्ट कर रहे हैं तो इसका कहां पे हमें यूज देखने को मिलेगा, यानी कि आफ्टर सीयूटी हम अपना सिलेक्शन कैसे लेंगे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सबसे की रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन को दिलवाने में। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम से पहले ही होनी चाहिए, इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है इस वीडियो में बच्चों मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग सेक्टर का सारा बताया। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप पूरा वॉच कीजिएगा, काफी अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बच्चों हम एग्जामिनेशन स्कीम की अगर बात करें तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो वो ऑलरेडी सीयूटी ने पहले आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है मिड मई से, यानी कि 15 मई से 31 मई के आसपास आपके अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। एग्जामिनेशन स्कीम कुछ इस तरीके से है, आपके 3 मेन पोर्शन है जिसके अंदर बच्चों आपके लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट दिया गया है। लैंग्वेजेस कितनी है वो 33 है, वो इस वजह से इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर रीजनल लैंग्वेज को भी कंसीडर किया गया है, अलग अलग स्टेट्स की, इंडियन स्टेट्स की। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है क्योंकि बच्चे फॉरेन लैंग्वेज का भी कोर्स करते हैं और वो जाते हैं अब्रॉड में जाना चाहते हैं, अलग अलग इस फील्ड के अंदर अपना वो एक तरीके से करियर सेट करना चाहते हैं, तो फॉरेन लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है। बाकी हिंदी इंग्लिश तो कॉमन ही है, ये मान के चलिएगा। इसके अलावा वही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसके बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं वो आपके टोटल 27 है। अब ये 27 इस वजह से क्योंकि इसके अंदर अलग अलग स्ट्रीम के सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, जिसके अंदर आपका ह्यूमैनिटीज, साइंस और साथ ही कॉमर्स सारे इंक्लूड है। बाकी जनरल टेस्ट कॉमन है, वो सिर्फ एक ही है। तो ओवरऑल आपके 61 है। अब देखिए पहले क्या था कि आप जो टोटल सब्जेक्ट थे ना वो 10 सेलेक्ट करते थे, लेकिन अब रिडक्शन कर दिया गया क्योंकि इतना ज्यादा बर्डन नहीं करवाना। तो अब मैक्सिमम आप टोटल 6 ही पेपर को सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर 4 या फिर 5 आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपका जनरल टेस्ट और 1 या फिर 2 लैंग्वेजेस आ सकती है। यहां तक कि कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, जिसके अंदर इंडियन लैंग्वेज भी आ सकती है और फॉरेन लैंग्वेज भी आ सकती है प्लस जनरल टेस्ट। तो आपको मैक्सिमम 6 से ऊपर नहीं जाना है। और एडवाइस आपके लिए ये है कि एटलीस्ट आप कम से कम एक जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, डजंट मैटर आप कौन सी लैंग्वेज को चूज कर रहे हो, वो जरूर चूज कर लेना क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, मीडियम ऑफ टेस्ट तो आपको पता ही है कि सारा अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर आएगा। हिंदी इंग्लिश सबकी कॉमन रहेगी, बाकी रीजनल में भी ये आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन हाइब्रिड है अब की बार, यानी कि पेन एंड पेपर और सीबीटी मोड में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो ये तो सारी चीजें होगी। और आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो टोटल कितने मार्क्स का होगा, वो होगा आपका 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 200 मार्क्स का मतलब देखिए मैं आपको एक और अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से दी गई है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके 50 और अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं 40। ठीक है, और टाइम आपको कितना मिल रहा है 45 मिनट्स का। तो ये 45 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ये टोटल 200 मार्क्स के हो जाएंगे। और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आप मान लीजिएगा आपका 1 मार्क्स माइनस हो गया। तो ये तो आपकी नेगेटिव मार्किंग स्कीम है। ओवरऑल मिला के 200 नंबर का आपका पेपर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आएगा। अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जांपल से। तो हर कोई जानता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा बच्चों के माइंड में रहती है कि यहाँ से उन्हें करना ही है अपनी ग्रेजुएशन को। तो इसलिए बच्चों मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जांपल से, क्योंकि डीयू के अंदर रेगुलर कॉलेजेस की बात करें वो 70 से प्लस है और हर साल बच्चे यहाँ पे अलग अलग कोर्स के अंदर, चाहे वो प्रोफेशनल हो
या फिर आपके प्रोग्राम से रिलेटेड एकेडमिक वाले हो, इसमें एडमिशन लेते ही है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पूरा क्राइटेरिया समझा देता हूं। जैसा कि ये प्रोस्पेक्टस है ड्यू का, तो यहां मैंने स्पेशल चीज़ों को एक तरीके से कंसिडर किया है आपको समझाने के लिए। तो इन्होंने सिलेबस बताया टेस्ट का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो लैंग्वेज है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए और बी। इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ लैंग्वेजेस जो है वो आपकी रीजनल है और कुछ आपकी फॉरेन है। इसके अलावा जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो टोटल आपके 27 है, ह्यूमैनिटीज के, साइंस के और आर्ट्स के, और जनरल टेस्ट आपका एक ही है। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या होता है कि देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कोर्सेज के अंदर वो क्या बोलता है कि कैंडिडेट को एटलीस्ट एक लैंग्वेज लेनी चाहिए, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो लैंग्वेज ले वो जिसने उसने 12th क्लास में वो कवर करी हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई रीजनल लैंग्वेज हो, ठीक है। इसके अलावा उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ये आगे मेंशन की गई है अलग अलग सब्जेक्ट में। मैं आपको लैंग्वेज का भी बताऊंगा, मैं आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का अलग अलग स्ट्रीम का भी बताऊंगा, प्रोफेशनल कोर्स का भी बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जनरल टेस्ट हमारे लिए अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी अलग से वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। अब ये जो कोर्सेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जैसे लैंग्वेजेस के कोर्सेज अगर आप करना चाहते हो ऑनर्स या फिर प्रोग्राम, तो वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन है। जैसे बीए ऑनर्स अरेबिक हो गया, बंगाली हो गया, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, ये सारे हो गए। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले जो कह सकते हो, तो ये जो सारे कोर्सेज है जैसे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, जर्नलिज्म, ये हर एक टाइप के जो कोर्स है वो आपके ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों में गिवन है। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर हम साइंस वाले की बात करें, तो अगर आप कॉलेज इस वाले इन दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से करोगे तो आपको ये सारे जो कोर्सेज है वो आपको अवेलेबल मिलेंगे, चाहे बीएससी ऑनर्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, बायोमेडिकल हो गया, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये इतने सारे कोर्सेज आपके दिए गए अलग अलग स्ट्रीम के। अब बात आती है कि इनको किस तरीके से आगे कंसिडर किया जाएगा हम सीयूटी का जब एग्जाम दे देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है डीयू, क्या बोलता है कि आपको हम कुछ इस तरीके से कवर कराएंगे कि लिस्ट ए से, यानी लिस्ट ए से हमने लैंग्वेजेस दी है, इसमें से हम आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करने पड़ेगी। तो इतनी सारी लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिएगा मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूं या मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूं, या मेरे को कोई रीजनल लैंग्वेज आती है मलयालम, तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि लिस्ट बी से आपको अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं ज्यादातर आप उसे ही चूज कीजिएगा, जिसके अंदर हमने 2 कैटेगरी डिवाइडेड किया है, B1 और B2 की। तो B1 के अंदर आपके टोटल 18 सब्जेक्ट दिए गए। जैसे मान लीजिएगा मैं एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट हूं और मैंने अपने क्लास 12th के अंदर पॉलिटिकल साइंस को भी पढ़ा था, मैंने सोशियोलॉजी को भी पढ़ा था, मैंने हिस्ट्री को भी, होम साइंस को भी पढ़ा था, और ज्योग्राफी भी मेरे पास थी। तो मेरे पास वो सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आ गए। अगर मेरे लिस्ट B1 से नहीं मिलते तो मैं कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे देख लूंगा, ये ज्यादा प्रोफेशनल वाले एक तरीके के सब्जेक्ट है, तो इस यहाँ से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये आपको चॉइस दे दी आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में B1 और B2 कैटेगरी के अंदर, और A1 वाला जो होता है वो लैंग्वेज वाला हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मान लीजिएगा कि आपने सीयूटी का एग्जाम दे दिया, आपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने 4 या 5 सेलेक्ट करे, एक लैंग्वेज आपने दिया, जनरल टेस्ट बेशक आपने नहीं दिया। अब किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे वो आपका निकालेगा। तो मान लीजिएगा कोई बच्चा है लैंग्वेज से रिलेटेड कवर करना चाहता है, वो ऑनर्स करना चाहता है, इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है, तो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी उसकी कैसे बनेगी, जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की गई है। फॉर एग्जांपल आपको सिंपली क्या करना है, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए से आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए क्योंकि आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 से। अभी मैंने आपको B1 की जो कैटेगरी थी ना, जो यहाँ पर आपको दिखाई थी, ये रही B1 की कैटेगरी से कम कोई 2 सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किए हो, प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, और एक सब्जेक्ट आपका B1 से होना चाहिए या फिर B2 से होना चाहिए, ये चॉइस है। लेकिन 2 तो आपके B1 से होने चाहिए, और इंग्लिश जो है क्योंकि आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो वो लिस्ट ए से ही होने चाहिए। सेम अगर ये BA ऑनर्स हिंदी होता तो यहाँ पे इंग्लिश की जगह वो आपको कंपलसरी कर देता हिंदी। तो जब आप ऐसे करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मर्ज कर दिया जाएगा, और जो आपका स्कोर होगा उसके बेसिस पे ही आपको इन कॉलेजेस के अंदर जो सीट दी गई है, आप अनरिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी से, SC ST जो भी आप अलग अलग कैटेगरी से है, तो आप देखोगे मेरे को यार आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, बेसिकली यहाँ से ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, तो यहाँ से मेरे को एडमिशन लेना है ARSD कॉलेज से, तो यहाँ पे 19 सीट्स है, ओबीसी की 13 है, अलग अलग कैटेगरी की, तो वो स्कोर निकालेंगे। तो स्कोर जो टोटल मर्ज होगा अगर मेरा उसके साथ मैच करेगा तो मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जितनी भी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड, जैसे इंग्लिश ऑनर्स की बात हो रही है। सेम सिचुएशन अगर मैं ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स की बात करूं, कोई बी ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है, या ज्योग्राफी जो भी करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश ही लेने पड़ेगी। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर
अंदर ये फायदा होता है कि जब आप कोई पर्टिकुलर कोर्स करते हो तो उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज चूज करो जो लिस्ट ए के अंदर कंसीडर हो। आप बहुत सारी लैंग्वेजेस है, आप कोई भी इसके अंदर चूज कर सकते हो। और बताया गया B1 के अंदर से आपको एटलीस्ट दो सब्जेक्ट आपके चूज होने चाहिए और एक सब्जेक्ट आपका B1 से होना चाहिए या फिर B2 से होने चाहिए। तो टोटल मिला के 1, 2 और 1 यानी कि टोटल 4 सब्जेक्ट आपसे जो है वो इस कोर्स में वो लिए जा रहे हो। सेम सिचुएशन जैसे ऑनर्स की थी और सेम सिचुएशन बच्चों जर्नलिज्म की भी है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जर्नलिज्म जैसे कुछ प्रोफेशनल कोर्स होते हैं तो उसके अंदर ना जर्नल पेपर को ज्यादा कंसिडर भी किया जाता है। तो यहां पर आपको कॉम्बिनेशन बताया जाता है, कॉम्बिनेशन 1 में एलिजिबल हो तो आप वो कर लो, कॉम्बिनेशन 2 में एलिजिबल हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको जर्नलिज्म का कोई बच्चा कोर्स करना चाहता है तो वो कॉम्बिनेशन ए को चूज करता है तो इंग्लिश उसकी होनी चाहिए कंपलसरी लिस्ट ए से। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट उसके B1 की कैटेगरी से और एक सब्जेक्ट आपका B1 या फिर B2, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन अगर आप ये कॉम्बिनेशन एक चूज नहीं करते हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, एक इंग्लिश आप लिस्ट ए से चूज कर लो, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टोटली रिमूव कर दो और यहाँ पे जनरल टेस्ट आपने किया हो। अब इसी के बेसिस पे बच्चों आपको एक तरीके से आपका स्कोर बनेगा और स्कोर के बेसिस पे इन कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। होप सो कि मैं आपको अपनी बात अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ। इसके अलावा चलो एक और बात कर लेते हैं, कंफ्यूजन यहाँ पर भी रहती है। BSc ऑनर्स की अगर बात करें केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की और भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे बोला, यहाँ पे ना देखो PCM का क्राइटेरिया मैच किया जाता है। तो जैसे इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ या फिर अप्लाइड मैथ में से आपके पास होनी चाहिए और एटलीस्ट आपने लैंग्वेज जो लिस्ट 1A के अंदर कोई भी लैंग्वेज उसमें 30% स्कोर किया होना चाहिए तो आप एलिजिबिलिटी अपनी फुलफिल कर लोगे। उसके बेसिस पे जो भी आपका स्कोर कार्ड होगा इन कॉलेजेस के अंदर मैच करेगी कट ऑफ तो आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये तो था बच्चों आपका कोर्स की एलिजिबिलिटी को लेकर। होप्स हो कि आपको तीनों ही क्राइटेरिया अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो स्टार्टिंग में भी थे वो कुछ इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके 12th क्लास में ऑलमोस्ट पढ़े ही होंगे, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है B1 और B2 की कैटेगरी से एक सब्जेक्ट को चूज करने का। अब एग्रीकल्चर आपने पढ़ा नहीं लेकिन वो B2 की कैटेगरी में है तो आप चूज कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन ज्यादातर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा वही सब्जेक्ट के साथ जाइएगा जो आपने क्लास 12th में पढ़े हो और ऐसे DU भी आपको सजेस्ट करता है। इसके अलावा बच्चों बात करें आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर की, देखिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है उसके अंदर स्ट्रेटेजी काफी अच्छे तरीके से आप वैसे ही कॉन्फिडेंट हो और आपके पास एडवांटेज है कि पूरा साल आपने स्टडी करी है और आपको प्रॉपर अपने सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग है। बस आपको फिल्टर करना है, लिमिटेड टाइम में उस चीजों को कवर करना है क्योंकि इसके अंदर जो आपका सिलेबस है वो सिर्फ 12th क्लास का आएगा जिस सब्जेक्ट को आपने कवर किया। NCERT से बाहर इतना सभी कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप प्लानिंग करते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है अब उसी को आपको फिल्टर करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक जो भी है, मान लीजिए आप सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस के जितने भी टॉपिक्स जो भी सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे आप मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आराम से सेग्रीगेट करेगा कि कौन सा जो आपका सेक्शन है जो स्टार्टिंग से वीक रहा है और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग रहा है, उन्हीं के ऊपर धीरे धीरे काम करना शुरू करते रहिएगा। वीक वाले सेक्शन के ऊपर स्टार्टिंग में आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत है, लास्ट में करोगे तो पजल हो जाएगा माइंड। तो इसलिए बेटर ये है कि पहले वीक वाले सेक्शन को कर लो, स्ट्रॉन्ग वाला आपका वैसे ही आपका एक तरीके से आपका बैकग्राउंड कवर कर ही रहे। उसके अलावा अगर आप नोट्स बनाओगे धीरे धीरे तो नोट्स कौन कौन से बनाने, किस तरीके से बनाने, तो सिंपली आपको फैक्ट वाले क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, 1 लाइनर वाले, ये आपको पता होने चाहिए। डेट्स अक्सर थ्योरेटिकल एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। टाइमलाइन आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी और कॉन्सेप्ट वाले जो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं वो ज्यादातर पूछ ले जाते हैं। ऐसे में आपकी हेल्प कर सकते हैं माइंड मैप्स। माइंड मैप्स आपको क्या करेंगे, जैसे डेट्स वाला माइंड मैप्स हो गया, टाइमलाइन वाला माइंड मैप्स हो गया या फिर स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड माइंड मैप्स हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम टाइम में, काफी लिमिटेड जब आपके पास टाइम अवेलेबल होता है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट आपको स्टार्टिंग के 2 से 3 घंटे किसी पर्टिकुलर पोर्शन को कंप्लीट करने में लगेंगे, तो इसलिए इनफ टाइम होता है ताकि आप प्रोक्रेस्टिनेट भी ना कर पाओ और अच्छे तरीके से उस चीजों को कवर कर सको। और मैंने आपको बता ही दिया था कि जो NCERT है उसको आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। फॉलो कैसे करना है, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसे रीड आउट करना है क्योंकि आपने पहले भी उसे रीड आउट कर रखा है, एक बार दोबारा ट्राई कीजिएगा। इसके बाद स्पेसिफिक तरीके से उसे जो इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद शॉर्ट्स नोट्स आपके आराम बन जाएंगे। इसलिए ये चीजें आपको कवर करनी आनी चाहिए। और इसके अलावा इस टाइम के अंदर देखिए अभी आपका बोर्ड एग्जाम भी चल ही रहा है, तो ऐसे में देखो हेल्थी रहना जरूरी है क्योंकि
क्योंकि एनर्जी आपको वेस्ट नहीं करनी इधर उधर। आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, ये टाइम अभी आपका लिमिटेड है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि सभी को एडमिशन मिलेगा, नहीं, लिमिटेड बच्चों को मिलेगा। जितनी सीटें उतने ही बच्चों को मिलेगा, जो एक्स्ट्रा बच्चे उनको नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यही एक कहानी है। तो इसलिए बच्चों आपको प्रॉपर डाइट, सफिशिएंट स्लीप और स्ट्रेचिंग आपकी जरूर होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टाइम रहते कंप्लीट कर लो। और अगर आपको चाहिए कि ऐसे में आपके इस लिमिटेड टाइम में एक रेफरेंस आपको मिल जाए, ताकि एक जो सही डायरेक्शन आपको दिखा सके और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो सके, तो यहां पर बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपकी प्रिपरेशन के लिए ओसवाल गुरुकुल का ये क्वेश्चन बैंक, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट में, फिर चाहे आपका जनरल सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज से रिलेटेड हो या फिर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, हर एक स्ट्रीम से, चाहे वो कॉमर्स का है, साइंस का या फिर आर्ट्स का है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो, जिसके अंदर बच्चों आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल अच्छे लेवल की मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको केमिस्ट्री जैसे यहाँ पर है तो 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज है, चैप्टर वाइज आपको थ्योरीज मिलेगी। अच्छी बात है कि आपको प्रीवियस ईयर जो 2023 में जो आपका पेपर हुआ था ना, उसका भी आपको सॉल्व मिल जाएगा। इसके अंदर आप आइडिया लगा ले जाएगा कि किस लेवल का एग्जाम आपसे पूछा जाता है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा हो जाएगा। जनरल पेपर में तो 4000 से ज्यादा एमसीक्यू है, बाकी हर एक के अंदर 900 से प्लस आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। अच्छी बात है कि आपका जो एनटीए द्वारा जो सिलेबस रिलीज किया गया था ना, उसी के बेसिस पर ये लेटेस्ट वाला, ये अपग्रेडेड वाला है, कोई ओल्ड वाला नहीं है। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे जनरल में और 60 अटेम्प्ट करने होते थे, लेकिन अब 60 ही क्वेश्चन जनरल टेस्ट में पूछे जाएंगे और आपको 50 ही अटेम्प्ट करनी है, टाइमिंग सेम है। तो ये अपग्रेडेड मॉडल हो गया। तो इसीलिए बच्चों आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। शॉर्ट समरी इसके अंदर दी गई है, अच्छे तरीके के स्टैंडर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको सारे मिल जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छे तरीके से हो सके। तो ये था बच्चों आज की इस वीडियो में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड विद एग्जांपल के थ्रू, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। इन क्वेश्चन बैंक का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप जाइए चेकआउट कीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से कर सको। ये था बच्चों आज की इस वीडियो में, होप सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।